एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सेट 5 है और इसके पहले मैंने सेट 1 to 4 डिस्कस कर दिया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जीडी सभी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसके साथ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि आप अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन और उसके अंदर का फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का सिलेबस सेम ही होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 125। तो आर्टिकल 231 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 ईस्वी में लाया गया, उसमें बताया गया है कि एक कॉमन हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, यानी कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 231 में। और इंडिया में अभी प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें कि 6 हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है, जो कि 1 से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 6 कॉमन हाई कोर्ट कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कोलकाता हाई कोर्ट। इसका जो जुरिस्डिक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए है, अंडमान निकोबार के लिए है, ये दोनों स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए है। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन है दादरा नगर हवेली के लिए, गोवा के लिए, दमन दीव और महाराष्ट्र के लिए। इसके बाद है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए। उसके बाद है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन है चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा और पंजाब के लिए। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और लास्ट है मद्रास हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन है तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए। तो ये थे 6 कॉमन हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हरेला इज फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हरेला हरियाली, शांति और समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड में। तो अब हम लोग जितने भी ऑप्शंस में स्टेट्स दिए गए हैं उसके फेस्टिवल्स को, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को देखेंगे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं फेस्टिवल से रिलेटेड, तो इसमें मैं जो भी ऑप्शंस में दिए रहते हैं स्टेट्स, वो सारे स्टेट्स का फेस्टिवल्स मैं कवर करती हूँ, क्योंकि एक साथ सारे स्टेट्स को मैं कवर करूँगी तो इससे आप लोगों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं जितने भी ऑप्शंस में दिए जाते हैं स्टेट्स को, उसी के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को मैं कवर करती हूँ। तो इसमें कौन कौन सा स्टेट्स है? मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और असम है। तो ये चारों स्टेट्स के फेस्टिवल्स को देखेंगे। तो वैसे तो हर स्टेट में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है उसे देखेंगे। तो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है कौन कौन सा फेस्टिवल? कुंभ मेला, नंदा देवी राज जाट, बसंत पंचमी, हरेला, फूलदेई और उत्तरायणी फेयर। उसके बाद मध्य प्रदेश का फेस्टिवल्स है द खजुराहो डांस फेस्टिवल, भागोरिया फेस्टिवल, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल और मालवा उत्सव। इसके बाद है हरियाणा का फेस्टिवल। इसमें है कौन कौन सा? बैसाखी, लोहरी, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। ये सारे हरियाणा के फेस्टिवल हैं। उसके बाद है असम। तो असम का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? बिहू फेस्टिवल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है असम का। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी फसलों के कटाई में ये सारे ओकेजन में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो बिहू का 3 टाइप्स होता है, रंगोली और बोहाग बिहू,
भोगाली और माघ बिहू, और एक होता है कटी बिहू। तो ये तीनों टाइप्स होते हैं बिहू के। तो रोंगाली और बोहाग बिहू जो होता है वो मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये असम का असामीज न्यू ईयर के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन के बिगिनिंग में। उसके बाद है भोगाली और माघ बिहू, ये मिड जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट के लिए, और इसमें बोनफायर जलाए जाते हैं, फिस्टिंग, डांस और खाना पीना खाया जाता है। इस तरह से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है भोगाली और माघ बिहू को। उसके बाद है कटी बिहू, ये सेलिब्रेट किया जाता है इंड मिड अक्टूबर में, और इसमें प्रेयर किया जाता है क्रॉप्स और प्लांट्स जो होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए पूजा किया जाता है, प्रेयर किया जाता है। तो ये तीनों थे बिहू के टाइप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। Which species is known as black leopard pearl oyster found in the Indo-Pacific within tropical coral reefs? उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर इंडो पैसिफिक में पाए जाने वाले ब्लैक लिप्ड पर्ल शिप के रूप में कौन सी प्रजाति जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पिंकटाडा मार्गेरिटीफेरा। तो ये जो ब्लैक लेपर्ड पर्ल ओस्टर जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है पिंकटाडा मार्गेरिटीफेरा। ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडो पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। और ये क्या है? ये एक पर्ल ओस्टर जो होता है इंडो पैसिफिक में उसका एक स्पीसीज है। तो पर्ल ओस्टर यानी शिप जो पाए जाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? तो यहाँ मैप में देखेंगे ये इंडिया है, और इंडिया के इस साइड क्या होगा? बे ऑफ बंगाल होगा, और इस साइड होगा अरेबियन सी, और यहाँ होता है इंडियन ओशन। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं वो होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर ये बनता है इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस रीजन में ये पर्ल ओस्टर पाए जाते हैं, उसी का एक स्पीसीज होता है ब्लैक लिपर्ड पर्ल ओस्टर। और इस तरह का ये कोरल रीफ है, इसमें ये पाया जाता है। ट्रॉपिकल जो कोरल रीफ है यानी जो ट्रॉपिकल पार्ट होगा, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर इक्वेटर है और इसके ऊपर यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाले जो एरिया होते हैं इस पार्ट में, ये इंडो पैसिफिक के ये ट्रॉपिकल पार्ट में ये कोरल रीफ के अंदर ये पाए जाते हैं। कौन? पिंकटाडा मार्गेरिटीफेरा। Next question is question number 4. The CSO adopted the concept of gross value added in dash. CSO ने डैश में सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को अपनाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जनवरी 2015 में। तो CSO ने ग्रॉस वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को 2015 के जनवरी मंथ में इसे एडॉप्ट किया। तो CSO क्या होता है? तो CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करती है, ये गवर्नमेंट के अंडर एक एजेंसी होती है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम का अकाउंटिंग होता है, इकोनॉमिक सेंसस होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्सेस होता है, उसके डेटा को क्या करना? कलेक्ट करना, कंपाइल करना और एनालिसिस करना, इसके काम होते हैं CSO के अंडर में। उसके बाद CSO को इस्टेब्लिश कब किया गया? ये मई 1951 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कंट्री के अंदर स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम है उसे बिल्डअप करना, उसके बारे में डेटा को एनालिसिस करना। और जो CSO है इसने ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA के कॉन्सेप्ट को जनवरी 2015 में अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या? GVA, और एक होता है GDP। तो ये दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं GDP क्या होता है? तो GDP का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि इससे जो इनकम जनरेट किया जाता है उस वैल्यू को कहते हैं क्या? GDP। तो इस GDP में
इंडिया के अंदर जो दूसरे कंट्री के भी कंपनी यहाँ पे जो इंडिया के अंदर ओपन होती है, यहाँ पे काम करती है, उसके इनकम को भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये फॉर्मूला होता है जीडीपी का, जिसमें कि कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे को कैलकुलेट किया जाता है और ऐड करके जीडीपी को निकाला जाता है। अब जो जीडीपी होता है वो दो तरह के होते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट पे और एक होते हैं मार्केट प्राइसेस पे। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब होता है कि जीडीपी को किस बेसिस पे निकाला जाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कंट्री के अंदर, उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके साइड से इस जीडीपी को निकाला जाता है। तो इनके साइड से अगर जीडीपी को निकालेंगे तो क्या होगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा, तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि यहाँ पे जो जैसे एग्जांपल से अगर समझेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई पर्सन केक को बना रहा है तो इसमें क्या होगा, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करेगा बनाने में, इसे बनाने में, जैसे कि शुगर को यूज करेगा, मिल्क को यूज करेगा, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, तब जाकर केक फाइनल बनकर तैयार होगा। तो इसमें क्या होता है, जो शुगर होते हैं, मिल्क होते हैं, इस तरह के और भी जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे क्या हो गए, ये हो जाते हैं प्रोडक्ट, ये हो जाते हैं फैक्टर, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर को लाने में जो भी इसमें एक्सपेंडिचर किया गया, खर्चा किया गया, उसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो ये सारे फैक्टर कॉस्ट को यहाँ पे जोड़ा जाता है और उसमें क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए ये खर्चे तो हो गए। इसे अगर लिखते हैं, जीडीपी लिखेंगे इसे अगर, इसके लिए, तो ये जीडीपी इसका हो गया खर्चे के हिसाब से फैक्टर कॉस्ट पे। अब इसमें क्या होगा, जो उसे सब्सिडीज मिलेगी वो उसे क्या करेगा, उसे ऐड कर देगा, सब्सिडीज को ऐड करेगा और उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, टैक्स को एक्सक्लूड कर देगा। यानी जो उसे टैक्स देना पड़ रहा है उस फैक्टर को लाने में, उसमें जो खर्चा आ रहा है उसमें क्या होगा, उसे बहुत सारे टैक्सेस भी देना पड़ा होगा, तो उस टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो निकल कर आएगा जीडीपी, ये निकल कर आएगा किस बेसिस पे, ये फैक्टर बेसिस पे निकल कर आया, जिसमें कि इसके जो खर्चे हुए हैं उसमें क्या करेंगे, सब्सिडीज को प्लस कर देंगे और टैक्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन जो होगा, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, उसे अगर सब्सिडीज मिलेगी और उसे जो टैक्स देना पड़ा होगा गवर्नमेंट को, वो हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया प्रोड्यूसर के साइड से निकाला जाता है जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। अब एक होता है क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होते हैं। तो मार्केट प्राइस का जो जीडीपी होता है वो किसके साइड से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, यानी कंज्यूमर को कितने प्राइस में बेचा जाएगा, इस प्राइस को निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर, जैसे कि सपोज कोई पर्सन है, वो किसी सामान को खरीदने गया, तो उसे क्या होगा, उसको क्या पे करना पड़ेगा, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, जितने पैसे उसने खर्च किए, उसके हिसाब से एक प्राइस उसने फिक्स किया होगा, मार्केट में बेचा होगा। तो 200 का बेचा होगा, सपोज ये केक बनाया, ये जो पर्सन था, यहाँ पे एक पर्सन था, इसने क्या किया, एक केक को बनाया, इसने इस केक का प्राइस कितना फिक्स कर दिया, ये जितने इसके खर्चे पड़े उसके अलावा इसने केक का प्राइस कितना फिक्स कर दिया, 300 फिक्स कर दिया। और ये 300 क्या होगा, यहाँ पे मार्केट में आएगा, तो इसका क्या होगा प्राइस, ये दूसरा पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इसे मैं अलग कलर से बनाती हूँ, ये दूसरा पर्सन है जो कि मार्केट में कुछ सामान को, इस केक को खरीदने के लिए गया। तो इसके लिए जो 300 है वो तो रहेगा ही, 300 तो रहेगा ही, इसके अलावा इसे क्या पे करना पड़ेगा, कुछ टैक्स भी पे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ टैक्स जो था वो ऐड हो जाएगा
और इसे जो सब्सिडीज मिलेगी वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इसको जो गवर्नमेंट के साइड से जो सब्सिडीज मिलती है वो अगर मिलेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए इस फार्मूले से निकल कर आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसमें कि जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं वो होते हैं, इसमें प्लस क्या दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कंज्यूमर को जो पे करना पड़ेगा टैक्स वो, और इसमें सब्सिडीज जो होगा उस प्रोडक्ट पे वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी होता है उसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूसर के साइड से होता है जिसमें कि सब्सिडीज प्लस होते हैं और टैक्स माइनस होते हैं। लेकिन जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होते हैं वो कंज्यूमर के लिए होते हैं, जिसने जो कि मार्केट से जो सामान को खरीदता है उसके लिए होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसे इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करने पड़ेंगे और उसके लिए सब्सिडीज होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट में होता है प्रोड्यूसर के साइड से, और जीडीपी मार्केट प्राइस होते हैं वो कंज्यूमर के लिए होते हैं, वो सेलर के साइड से होते हैं। तो ये हो गया दोनों फार्मूला, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं जीवीए को। तो आई होप कि जीडीपी समझ में आया होगा। अब जीवीए में क्या होता है, जीवीए में होता है कि जो भी जिस तरह से जीडीपी होते हैं उसी तरह से जीवीए भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है जिस भी सेक्टर और इंडस्ट्री में, उसके इंटरमीडिएट इनपुट्स और रॉ मटेरियल में जो खर्चे हुए थे उसको क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस पर्सन का, मैं उस पर्सन को रेड कलर से बनाती हूँ जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जिसे बनाया था। इस पर्सन ने केक बनाया था इसने, और इसका प्राइस था कितना, 300। तो इसका जो रखा था 300, तो इसका जो 300 जो प्राइस है वो ओवरऑल आउटपुट हुआ, यानी कि इसका फाइनल जो गुड्स है, इसका गुड्स क्या है, केक है, तो फाइनल प्राइस इसका 300 हुआ। तो ये हो गया जीडीपी। अगर इसका जीडीपी लिखा जाए तो ये हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा इसका 300। लेकिन इसमें जो जीवीए होगा वो क्या हो जाएगा, जीवीए अगर लिखेंगे तो सपोज ये 300 तो इसका फाइनल प्राइस इसने रखा, लेकिन इसमें इसे खर्चे भी तो हुए होंगे इसे बनाने के लिए, यानी कि शुगर खरीदने के लिए, मिल्क खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगे होंगे। सपोज इसका 100 रुपया इसका खर्चा हो गया इसे बनाने में, तो ये जो 100 रुपया हुआ ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स को लाने में इसके 100 रुपये खर्च हुए। तो जीवीए जो होता है वो इंटरमीडिएट इनपुट जो होते हैं उसमें जो खर्चे आते हैं उसे माइनस करके निकाला जाता है। यानी यहाँ पे जो 300 था उसमें से 100 रुपया अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 200। तो इसका जो जीवीए होगा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है जीडीपी और जीवीए में। जीडीपी निकाला जाता है फाइनल गुड्स के प्राइस पे, और जो जीवीए होता है वो निकाला जाता है जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसके जो इनपुट में खर्चे आए उसे डिडक्ट करके जीवीए को निकाला जाता है। अब इससे क्या होता है, अब इसमें और क्या होता है, इसमें जो नेशनल इनकम जो निकाले जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सप्लाई साइड से होते हैं। यानी कि जीडीपी जो होता है वो फाइनल गुड्स का होता है ओवरऑल, लेकिन जो जीवीए होते हैं, जो पर्सन ने प्रोडक्ट को बनाया उसके साइड से कितने खर्चे हुए, कितने उसने बनाने में खर्च किया और कितने उसने पैसे को फाइनल प्राइस रखा, ये सभी को देखकर सप्लाई साइड से इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो वैल्यू एडेड किए गए हैं डिफरेंट सेक्टर से उसे भी ऐड किया जाता है। यानी कि जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, सपोज इस केक का प्राइस 300 था, तो जीडीपी में क्या हुआ, जीडीपी में हुआ फाइनल केक बनकर तैयार हुआ, उसको एक टाइम पे कैलकुलेट कर दिया गया। लेकिन जीवीए में होता है कि जो भी हर सेक्टर से, यानी उसे मिल्क खरीदने में, ब्रेड खरीदने में, और भी जितने प्रोडक्ट उसमें लगाने पड़े, लेबर लगाने पड़े, और भी जो भी खर्चे हुए सभी सेक्टर को ऐड करके इसमें फाइनल गुड्स का जो प्राइस होता है वो निकाला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जीडीपी और जीवीए में, कि जीडीपी में फाइनल गुड्स का निकाला जाता है, लेकिन जीवीए में हर एक सेक्टर का अलग अलग प्राइस को ऐड किया जाता है। इससे क्या होगा कि हर एक सेक्टर का अगर निकालेंगे कि कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इससे
ये पता चल पाएगा कि इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर रोबस्ट पे है यानी ग्रोथ कर रहा है ज़्यादा, और कौन सा सेक्टर है जो स्ट्रगलिंग सेक्टर है यानी उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी, इससे हेल्प मिल पाएगा कि कौन सा सेक्टर को वो ज़्यादा सब्सिडीज दे और कौन सा सेक्टर को कम सब्सिडीज दे। तो जीवीए से ये हेल्प मिलती है। अब जीवीए और जीडीपी के बीच में अगर रिलेशन देखें तो ये कैसे निकल कर आएगा, तो जीवीए इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज और टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो जैसा कि जीवीए क्या होता है, सप्लाई साइड से कैलकुलेट होता है, तो ये जीवीए होता है अगर सप्लाई साइड से कैलकुलेट होगा, यानी कि जो पर्सन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके साइड से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जीडीपी में सब्सिडीज ऐड होगा, क्योंकि जो पर्सन बना रहा है सामान को तो उसे सब्सिडीज अगर मिलेगी तो वो ऐड हो जाएगा, और उसे जो टैक्स देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बात को अगर याद रखेंगे कि जीवीए अगर सप्लाई साइड से फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रहेगी। तो आई होप कि आप लोगों को जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप इसे रिवाइज करके एक दो बार देख लेंगे तो आप लोगों को का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जीडीपी और जीवीए का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें उसका जो भी फार्मूला पूछा जाएगा उसमें कुछ डाउट नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following social reformers of 19th century India was the author of स्त्री पुरुष तुलना? 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ताराबाई शिंदे। तो 19वीं सेंचुरी के एक मराठी पैम्फलेट है, ये मराठी बुक है स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें विमेन और मेन के बीच में कंपेरिजन को दिखाया गया है। ये एक फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि विमेन के ऊपर लिखा गया एक फर्स्ट मॉडर्न बुक है, जिसे लिखा गया था फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर ताराबाई शिंदे के द्वारा। अब जो ताराबाई शिंदे थी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बुल्ढाना जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, उसके बेरार प्रोविंस में इनका जन्म हुआ था। ये एक मेंबर थी सत्यशोधक समाज की, और ये एसोसिएटेड थी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के साथ। यानी सत्यशोधक समाज का भी इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, ज्योतिराव फुले ने किया था। इसीलिए ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले से ये एसोसिएटेड थी। अब जो स्त्री पुरुष तुलना जो बुक है उसमें उसे इस्टेब्लिश कब किया गया, इसे पब्लिश कब किया गया, ये एक मराठी में इसे पब्लिश किया गया 1882 ईस्वी में। और इसमें जो क्या होता है, जो पैट्रियार्की समाज है यानी पुरुष प्रधान समाज जो है, जिसमें पुरुषों को ज़्यादा महान समझा जाता है, उन्हें ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है, उसके बारे में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया, उसका निंदा किया इन्होंने, और कास्ट सिस्टम का भी निंदा किया, और इसे 19वीं सेंचुरी में इन्होंने लिखा था। इसमें विमेन का जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी में और उनके अधिकार में जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISS वर्ल्ड कप 2022 विच वॉज हेल्ड इन कायरो इजिप्ट? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISS विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते जो मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 7 मेडल जीते। तो ISS जो वर्ल्ड कप होते हैं वो बहुत सारे प्लेसेस पे खेले जाते हैं हर साल। तो उसमें पूछा गया कि 2022 का जो ISS हुआ था उसमें जो कायरो में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, कायरो में जो खेला गया था, इजिप्ट के कायरो शहर में जो खेला गया था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते? तो उसमें 7 मेडल जीते। तो 2022 का जो ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन हुआ था इजिप्ट कायरो में, उसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते, उसमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज था। उसके बाद 2023 का जो हुआ था वो जो हुआ था कहाँ पे, अजरबैजान के बाकू में, उसमें इंडिया ने 14 मेडल जीते, 6 गोल्ड और 8 ब्रोंज। उसके बाद 2024 का जो ISS वर्ल्ड कप हुआ फाइनल, वो जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते? 4 मेडल जीते, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। उस्ताद विलायत अली खान इज ए मास्ट्रो इन डैश
उस्ताद विलायत अली खान डैश में एक उस्ताद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये सितार बजाते हैं। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके म्यूजिशियंस को देखेंगे। तो सितार के लिए फेमस कौन कौन से हैं म्यूजिशियन? रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, निखिल बनर्जी और अनुष्का शंकर। सरोद के लिए हैं हाफिज खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। संतूर के लिए है शिव कुमार शर्मा। उसके बाद फ्लूट के लिए है एन रमनी, हरिप्रसाद चौरसिया, टी आर महालिंगम, पन्नालाल घोष। और उसके बाद शहनाई के लिए है बिस्मिल्ला खान। तबला के लिए है अल्लाह रखा, जकीर हुसैन, पंडित शामता प्रसाद, लतीफ़ खान, गुद्दई महाराज और कुमार बोस। सारंगी के लिए है उस्ताद बिंदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Which physical feature of India prevents the cold winds from Central Asia from entering the Indian subcontinents? भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हिमालय। तो जो सेंट्रल एशिया रीजन है, और सेंट्रल एशिया रीजन कौन सा है? ये इंडिया है। तो ये जो पार्ट है वो सेंट्रल एशिया में आता है। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इस साइड से जो हवा बहकर आती है, इस साइड से जो इंडिया में हवा बहकर आएगी, कोल्ड विंड बहकर आएगी, फ्लो होकर आएगी, उसे रोकने का काम कौन करता है? तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस साइड हिमालय है, ये पूरा इस साइड पूरे में हिमालय फैला हुआ है। तो इस साइड से क्या होता है, जो कोल्ड विंड जैसे फ्लो होकर आएगी उसे हिमालय है जो क्या कर देता है, रोक देता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिमालय, जो कि सेंट्रल एशिया रीजन से कोल्ड विंड फ्लो होती है इंडिया में होकर, जो इंडिया में फ्लो होने वाली होती है उसे रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Which state initiated the implementation of midday meal scheme in elementary school? किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट कब हुआ? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ। और इसे कौन सा नेम से जाना जाता था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। और ये काम करती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंडर में। और ये जो है मिड डे मील स्कीम, ये इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ही ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कहाँ पे? पुडुचेरी में 1930 ईस्वी में। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद इस मिड डे मील स्कीम को फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। और उस समय कौन थे चीफ मिनिस्टर? के कामराज थे 1960 में। और 2002 के लास्ट तक इस स्कीम को इंडिया के सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. In the 7th century AD, a new religion called Islam was born in डैश. 7वीं शताब्दी ईस्वी में डैश में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अरेबिया में। तो ये जो इस्लाम रिलीजन है ये ऑरिजिनेट हुआ सऊदी अरबिया के मक्का शहर में। और ये किन के टाइम पे हुआ ऑरिजिनेट? ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे हुआ। इसीलिए इनको क्या माना जाता है? ये इन्होंने फर्स्ट रिवोल्यूशन किया, यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इस रिलीजन को सबके सामने लाया। और कब लाया? 610 CE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. Who among the following freedom fighters of India is the author of book The Indian Struggle? भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। तो अब हम लोग क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर को देख लेते हैं। तो यंग इंडिया के हैं एम के गांधी, हरिजन के हैं एम के गांधी, नवजीवन के हैं एम के गांधी, हिंदू स्वराज के हैं एम के गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के हैं एम के गांधी, केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक, मराठा के हैं बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम के हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
अनहैप्पी इंडिया के हैं लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के हैं वीर सावरकर, गीतांजलि के हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है इंडियन मिरर के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, नील दर्पण के हैं दीनबंधु मित्रा, कर्मयोगी के हैं स्वामी विवेकानंद, योगांतर के हैं श्री अरविंदो और वंदे मातरम के हैं अरविंद घोष, न्यू इंडिया के हैं एनी बेसेंट, इंडियन स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस, संवाद कुमुदी के हैं राजा राम मोहन राय, इंडिपेंडेंट के हैं मोतीलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के हैं दादा भाई नौरोजी, इंडियन अनरेस्ट के हैं वैलेंटाइन सिरोल। उसके बाद इंडिया फॉर इंडियंस के हैं चितरंजन दास, आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवी चौधरानी के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वॉइस ऑफ फ्रीडम के हैं नयनतारा सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions about the organization of village panchayats? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 40। तो अब यहाँ पे मैंने टोटल 49 आर्टिकल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसका लिस्ट बनाया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 1, इसमें है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। आर्टिकल 21, protection of life and personal liberty. Article 21A, right to implement elementary education. Article 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 30, right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 32, remedies for enforcement of fundamental rights including writs. Article 40, organization of village panchayats. Article 44, uniform civil code for citizen. In Article 45, provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Article 50, separation of judiciary from the executive. Article 51A, fundamental duties. Article 72, powers of president to grant pardon, suspend, remit or commute sentences in certain cases. उसके बाद है आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 110, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट। आर्टिकल 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during recess of parliament. Article 148, Comptroller and Auditor General of India. Article 155, appointment of the governor. Article 161, power of governor to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Article 163, Council of Ministers to aid and advise the governor. Article 165, Advocate General of a state. Article 169, abolition of creation of legislative council in the states. Article 170, composition of legislative assemblies in the states. Article 178, speakers and deputy speaker of the legislative assembly. Article 213, power of governor to promulgate ordinances during recess of the state legislature. Article 214, high courts for the states. Article 217, appointment and the conditions of the office of the judge of a high court. Article 226, power of high court to issue certain writs. Article 243B, constitution of panchayat. Article 243C, composition of panchayat. तो आर्टिकल 243B में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत और आर्टिकल 243C में है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। इसके डिफरेंस को याद रखना है। आर्टिकल 243G, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243K, इलेक्शन ऑफ पंचायत।
आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 300A पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट रूल लाए जाते हैं स्टेट्स में वो है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और लास्ट है आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. सितार मास्टर पंडित रविशंकर was awarded which of the following awards by the government of India in 1999? सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारत रत्न से। तो अब हम लोग यहाँ पे जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, सभी के बारे में देखेंगे कि किन लोगों को किस टाइम भारत रत्न और किन भारत विभूषण और पद्म विभूषण मिला। तो सबसे पहले भारत रत्न देखेंगे किन किन लोगों को मिला। तो इसमें है MS सुब्बालक्ष्मी जो कि कर्नाटिक सिंगर हैं और ये फर्स्ट म्यूजिशियन है जिन्होंने भारत रत्न को रिसीव किया। उसके बाद है लता मंगेशकर, ये भी प्लेबैक सिंगर हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई प्लेयर हैं। पंडित भीमसेन जोशी, ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। उसके बाद है रविशंकर, ये सितार प्लेयर हैं। इन लोगों को भारत रत्न मिला है। उसके बाद है पद्म विभूषण, ये किन किन लोगों को मिला? शारदा सिन्हा जो कि फोक सिंगर थी, उन्हें पोस्टह्यूमसली मिला। एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन बजाते हैं, उन्हें मिला है। कुमुदनी लाखिया जो कि कथक डांसर है, इन्हें मिला है। उसके बाद है पद्म विभूषण, ये किन लोगों को मिला? पंकज उधास जो कि गजल सिंगर हैं, गजल गाते थे। अरिजीत सिंह जो कि सिंगर हैं। जसपिंदर नरूदा, ये भी सिंगर हैं। इन लोगों को पद्म विभूषण मिला है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो म्यूजिशियन हैं जो बजाते हैं बहुत अलग अलग ये को यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, उन लोगों को देखेंगे। तो इसमें है जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री मिला 1988 ईस्वी में, पद्म भूषण मिला 2002 ईस्वी में, पद्म विभूषण मिला 2023 ईस्वी में और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड दिया गया 1990 ईस्वी में। इसके बाद है हरि प्रसाद चौरसिया जो कि क्या बजाते हैं? ये क्या बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं। कौन कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण मिला 1992 ईस्वी में, पद्म विभूषण मिला 2000 ईस्वी में। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते हैं। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला? इन्हें मिला सबसे पहले भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2001 ईस्वी में। पद्म विभूषण ये 1980 ईस्वी में मिला है। पद्म भूषण 1968 ईस्वी में और पद्मश्री मिला 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. AU इज द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये गोल्ड का सिंबल है। तो गोल्ड का सिंबल होता है AU, एल्युमिनियम का होता है AL, सिल्वर का होता है AG और आर्गन का होता है AR। तो ये सारे सिंबल्स थे। तो ये सारे सिंबल्स को आप पीरियोडिक टेबल से याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उसे आप लोगों को उसके सिंबल्स को अच्छे से याद रखना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? तो 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का तो मैं हर बार बोलती हूँ कि इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल सभी याद होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये हो गए 30 तक के एलिमेंट्स का नाम। अब यहाँ पे और भी फैक्ट्स को आप लोग याद रख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है
कि ये जो यहाँ पे बताया गया है कलर वाइज अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स को, इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो इसमें देख सकते हैं कि रेड कलर से दिखाया गया है ग्रुप 1 के एलिमेंट को। इसमें कौन सा है? एल्कली मेटल है। ग्रुप 1 में होता है एल्कली मेटल। उसके बाद ऑरेंज कलर से दिखाया गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल को। तो ग्रुप 2 जो है, ये जो 2 है, इसमें कौन सा एलिमेंट है? ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है इसमें। तो ग्रुप 1 का हो जाएगा एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का हो जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद याद रखना है पर्पल कलर से दिखाया गया लैंथेनाइड को। तो ये जो है, ये जो नीचे का है, ये जो क्या है पीरियड है, वो लैंथेनॉइड्स को दिखा रहा है। और ये जो पिंक में दिखाया गया है ये एक्टिनॉइड है, ये वाला एक्टिनॉइड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है, ये जो ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल को भी याद रखना है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। उसके बाद याद रखना है मेटेलॉइड को। तो ये जो ब्राउन कलर में है, यहाँ से लेकर ये जो है ब्राउन कलर में, वो दिखाते हैं मेटेलॉइड को। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? बोरोन है, एल्युमिनियम नहीं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, एस्टेटाइन है। तो ये सारे क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। तो इसे भी याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो स्काई कलर में है नोबल गैस, ये जो ग्रुप 18 का है। तो ग्रुप 18 में क्या है? नोबल गैस है, यानी इनर्ट गैस है। इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट्स को आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following options is associated with the class of cold-blooded animals? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चमेलियन। और चमेलियन क्या है? एक तरह का लीजर्ड होता है, छिपकली होता है एक तरह का, इसके कैटेगरी से बिलोंग करता है, लीजर्ड के कैटेगरी से। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और एक वैरायटी होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वो दोनों के बारे में देखेंगे। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उसे इक्टोथर्म भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो फ्लैक्चुएट करता रहता है एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि जो भी एनिमल्स होंगे उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा? चेंज होता रहेगा। इन्वायरमेंट जो होगा, उसके जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होगा, उसमें अगर गर्मी होगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, अगर ठंड होगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस तरह से उसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का फ्लैक्चुएट करता रहता है। और क्या इस तरह से क्या होता है कि वो जो एनिमल होते हैं वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। इसका एग्जांपल होता है रेप्टाइल्स, जिसमें स्नेक है, लिजर्ड है, टर्टल्स है, एम्फीबियंस यानी कि जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। उसके कैटेगरी में है फ्रॉग्स, टोड्स, ये सब, और फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं। ये सारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और जो फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो वो अपने जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं, फिर कौन कौन सा प्रोसेस करके? तो जब ठंड होती है तो वो क्या करते हैं? ठंड होगी तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वो धूप में रहना पसंद करेंगे, यानी कि वो क्या करते हैं? सन में वॉस्किंग करना पसंद करते हैं, यानी कि सनलाइट में रहना पसंद करते हैं ठंड के मौसम में। और जब गर्मी होगी तो उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं? वो प्लांट का जो शेड होता है, छाया होता है, उसमें रहना पसंद करते हैं। इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। और जो वार्म ब्लडेड होता है उसे क्या बोलते हैं? इंडोथर्म्स। इसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हमेशा मेंटेन रहता है। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, यानी जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट जो होगा उसमें टेम्परेचर कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर हमेशा इंटरनल बॉडी का कांस्टेंट ही रहता है, जिस तरह से हम लोगों का रहता है हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसी तरह से तो हम लोग भी क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो उसी तरह से जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके द्वारा कांस्टेंट रखने में हेल्प मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो जैसे कि जब ठंड होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा विंटर सीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं यानी कांपते हैं। तो कांपने से क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, और इस तरह से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है विंटर सीजन में। और जब क्या होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है समर सीजन, तो उस समय क्या होता है, स्वेटिंग होता है। तो स्वेटिंग होने से क्या होगा, वाटर वेपर रिलीज होगा, जो स्वेटिंग होगा, सपोज ये बॉडी है इस पे होगा, स्वेटिंग हो रहा है तो वाटर का ड्रॉपलेट्स है, तो ये इवोपरेट जब होगा तो इवोपरेट होने के लिए हीट कहाँ से लेगा, इस बॉडी से लेगा, इस बॉडी से ये लेगा हीट को। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है समर सीजन में। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, उसको रेगुलेट करने के लिए जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो ठंड में क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं, और समर सीजन में स्वेटिंग करते हैं। इस तरह से उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो पाता है। और इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, मैमल्स के अंडर में आते हैं ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स। तो ये सारे होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। Which article of the Constitution of India grants power to the President to appoint judges of the Supreme Court? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 124 का सेकंड क्लॉज। इसमें बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उसे अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब हम लोग जो ऑप्शंस में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उसे देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 123 का फर्स्ट क्लॉज, इसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंसेस को प्रोम्युलगेट कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं। कब, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, यानी पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होगा तो उस दौरान प्रेसिडेंट है जो अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन को ला सकते हैं, जिसे कि ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 127 का थर्ड क्लॉज। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, एडहोक जज को अपॉइंट किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में जज का सीट वैकेंट होता है तो उस दौरान एक टेम्पररी जज को, जिसे एडहोक जज बोलते हैं, उसे अपॉइंट किया जाएगा। ये बताता है आर्टिकल 127 का थर्ड क्लॉज। उसके बाद है आर्टिकल 128। इसमें क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उन्हें फिर से क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बना सकते हैं, उसके सीटिंग में रख सकते हैं। किसके कंसेंट से, किसके सहमति से, प्रेसिडेंट के सहमति से। ये बताया गया है 128 आर्टिकल में। उसके बाद है आर्टिकल 124 का सेकंड क्लॉज। इसमें तो मैंने बताया ही कि प्रेसिडेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, किसके कंसल्टेशन से, कुछ जो स्पेसिफाइड जज होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो जज होते हैं उनके कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, और उनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स तक, यानी उनका एज जब 65 ईयर्स हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर्म्ड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1894 में। तो अब हम लोग जो हिस्ट्री है ओलंपिक गेम का उसे देखेंगे। तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को 1894 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया, और इस तरह से इसके बाद फर्स्ट मॉडर्न गेम्स खेला गया एथेंस में 1896 ईस्वी में, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बना 1894 ईस्वी में, और उसके 2 साल के बाद फर्स्ट मॉडर्न गेम्स खेला गया एथेंस में 1896 ईस्वी में। इसके बाद ओलंपिक का मोटो है सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका मीनिंग होता है स्विफ्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर।
इसे कंपोज किया था फादर डिडॉन ने 1897 ईस्वी में। और इसके बाद ये हर साल और इसे इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम 1920 के गेम्स में। और ओलंपिक का एम्बलम क्या है, इसमें 5 इंटरबाइंडेड रिंग्स हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 रिंग्स को इंटरबाइंडेड किया गया है, जिसमें कि ये जो कलर होते हैं अलग अलग वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को। और इसमें जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, येलो करता है एशिया को, ब्लैक करता है अफ्रीका को, रेड करता है अमेरिका को और ग्रीन करता है ओशियानिया को। इसके बाद जो ओलंपिक का हेडक्वार्टर है, ओलंपिक गेम का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है वो लोज़ान स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रेसिडेंट है थॉमस बॉक और इसके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफे ड कीपर। और ओलंपिक गेम्स हर 4 साल पे खेला जाता है, चार साल के गैप पे ओलंपिक गेम्स को खेला जाता है। इसके बाद है जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम में, ये फर्स्ट टाइम किया था 1900 ईस्वी में। और इसमें एंग्लो इंडियन एथलीट नॉर्मन पेजार्ड ने 2 मेडल जीते और दोनों सिल्वर ही थे। इन्होंने एथलेटिक्स में जीते थे जो कि पेरिस में ओलंपिक हुआ था 1900 ईस्वी में उसमें। उसके बाद इंडिया ने फर्स्ट टाइम टीम को कब सेंड किया, ये सेंड किया समर ओलंपिक जो हुआ था 1920 ईस्वी में उसमें। और इंडिया ने कंप्लीट किया सेवरल विंटर ओलंपिक गेम्स। और सबसे पहले विंटर गेम्स का जो डेब्यू हुआ था इंडिया का 1964 ईस्वी में हुआ था, यानी सबसे पहले विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट कब किया था 1964 ईस्वी में। और 1927 ईस्वी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक कमेटी को बनाया था और इस तरह से इसे बाद में नाम दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इसका काम था इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और डेवलप करना और नेशनल गेम्स को होस्ट करवाना इसका काम था। और ओलंपिक के लिए टीम को सिलेक्ट करने का भी काम था। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 1927 ईस्वी में बनाया गया। और 1994 ईस्वी से हर 2-2 साल के गैप पे समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक खेले जाते हैं, यानी समर ओलंपिक 2 समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप होगा और 2 विंटर ओलंपिक्स के में भी 4 साल के गैप होंगे, लेकिन एक समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप होते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ओलंपिक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ तब से 2024 तक के जो भी गेम्स हुए हैं ओलंपिक के सभी, उसके बारे में सभी फैक्ट्स को मैंने इंक्लूड किया है। जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वैसे आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जो कि बनाया गया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के नाम से एक ये प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आप ओलंपिक गेम्स की वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि ओलंपिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। टू विच ग्रुप डू द एल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम, बैरियम एंड स्ट्रोंटियम बिलोंग। रेडियम, बैरियम तथा स्ट्रोंटियम जैसे क्षारीय मृदा धातुएं किस वर्ग से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप 2A से। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्लेन किया था पीरियोडिक टेबल को कम्प्लीटली कि कौन से ग्रुप में एल्कलाइन मेटल होते हैं, कौन से ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, सभी को मैंने बताया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ग्रुप 1 में क्या था, एल्कली मेटल था और ग्रुप 2 में था एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उस क्वेश्चन से आपको पीरियोडिक टेबल से सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप 2A में होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट गेम्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बास्केटबॉल,
इसमें होता है द एली ऊप, एयर बॉल, एसिस्ट, डंक, ब्रिक, शूटिंग गार्ड, फॉल, बैकबोर्ड, बैंक, कोर्ट, ड्रिबल, बॉलर, सेंटर, फास्ट ब्रेक, फ्री थ्रो, ब्लॉक, बास्केट, बॉक्स, बॉल हैंडलिंग। उसके बाद है क्रिकेट। इसमें होता है क्रिकेट बैट, डक, विकेट कीपर, अपील, बाउंड्री, एसेस, बॉल, विकेट, बेल, बाउंसर, ऑलराउंडर, वाइस, सेंचुरी, इनिंग्स, आर्म बॉल, बॉल टेम्परिंग, बॉल, क्रीज, ऑल आउट, बैट्समैन, बॉलर, कॉट, फास्ट बॉलिंग, कट एक्सेट्रा। उसके बाद वॉलीबॉल। इसमें होता है ब्लॉक, एस, डिग, बम्प, अटैक, किल, साइड आउट, असिस्ट, फ्लोटर, हिट, लिब्रो, अटैकर, बैक रो अटैक, डिंक, फॉल, फ्री बॉल, जॉस्ट, जंप सर्व, पैनकेक, सर्व, सेंटर लाइन, डबल हिट, फुट फॉल्ट, फोर आर्म पास। उसके बाद है फुटबॉल। इसमें होता है सेंटर, डिफेंडर, टैकल, ब्लीज, कॉर्नर किक, एक्स्ट्रा टाइम, गोलकीपर, लाइन ऑफ स्क्रीमेज, बॉल, कॉर्नर बैक, डाउन, ड्रिबल, फील्ड गोल, ग्रिडियन, किक, पेनाल्टी, पिगस्किन, टीम, बैकफील्ड, पास, बैक। उसके बाद है टेनिस। इसमें होता है एस, एड, ऑल, एले, अप्रोच, बैककोर्ट, बैकहैंड, बेसलाइन, ड्यूस कोर्ट, डबल फॉल्ट, डबल्स, ड्रॉप शॉट, फॉल्ट, फुट फॉल्ट, फोरहैंड, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लॉब, मैच, नो एड, नो मैंस लैंड, आउट, ओवरहेड, पोच, पॉइंट, रैली, रिसीवर, सर्वर, सर्विस, ब्रेक, सेट, स्लाइस, मैच, स्पाइन, स्ट्रोक, टाई ब्रेक, टॉप स्पिन, वॉली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इंपॉर्टेंट गेम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसबाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पार यहाँ पे नहीं है, हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्यास। तो ट्रांसबाउंड्री रिवर क्या होते हैं? तो ट्रांसबाउंड्री रिवर उन रिवर को बोला जाता है जो कि इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी फ्लो होते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसबाउंड्री रिवर। और मेनली कौन कौन से देश में? बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो अब हम लोग सबसे पहले वैसे रिवर को देखेंगे जो कि इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में भी फ्लो होते हैं। उसमें है गंगा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, मेघना, बराक, कोसी। उसके बाद पाकिस्तान में फ्लो होने वाली नदियाँ जो कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी फ्लो होती है, उसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी। तो यहाँ पे ब्यास नहीं होगा, जिसे मैं एडिट करके PDF प्रोवाइड करूँगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? और ये सतलज, ये जो है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारे ट्रांसबाउंड्री रिवर है पाकिस्तान के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा 2020-21, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट रैंक इन ग्रेप्स प्रोडक्शन? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का पहला स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। तो जो अपेडा है इसका फुल फॉर्म है द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है और ये इस्टेब्लिश किया गया है 1986 ईस्वी में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका एम होता है, इसका फोकस होता है कि इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये इसका मेन एम होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कौन सा स्टेट से हाईएस्ट प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट है। तो अनियंस है, इसमें महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ग्रेप्स है, उसमें भी महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है। मैंगो, जिसमें उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है। बासमती राइस, इसमें पंजाब है लीडिंग स्टेट। और मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गौतमीपुत्र सतकर्णी टाइटल राजा राज एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। गौतमीपुत्र सतकर्णी शीर्षक है राजा राज और महाराजा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सतवाहना डायनेस्टी से। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जिनका टाइटल है राजा राज और महाराजा ये रिलेटेड है सतवाहना डायनेस्टी से। तो हम लोग साउथ इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट मेजर डायनेस्टी रहे हैं उनको देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट रूलर को देखेंगे। सबसे पहले सतवाहना डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे सिमुका और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे सतकर्णी वन हाला गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के। उसके बाद है पल्लव डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे महेंद्र बर्मन वन, नरसिम्हा बर्मन वन जिन्हें ममल्ला भी बोला जाता है, नरसिम्हा बर्मन टू जिन्हें राजसिम्हा भी बोला जाता है, और अपराजिता बर्मन जो कि लास्ट रूलर थे पल्लव वंश के। उसके बाद है चालुक्य डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे पुलिकेशिन वन और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे कीर्ति बर्मन वन, पुलिकेशिन टू, विक्रमादित्य वन और कीर्ति बर्मन टू इसके लास्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के। उसके बाद है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे दंती दुर्गा और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे कृष्णा वन, कृष्णा टू, ध्रुवा, अमोघ वर्षा वन और कृष्णा थ्री। इसके बाद है चोला डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे बिजाल्या और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे राजा राज वन जिन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल को बनाया था, और राजेंद्र वन। इसके बाद ये सारे डायनेस्टीज के बाद एक बाद का कौन सा डायनेस्टी आया, विजयनगर एम्पायर 1336 से 1646 ईस्वी तक। इसे फाउंड किया था, इसे एस्टेब्लिश किया था हरिहर और बुक्का ने, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सबसे अधिक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 लेक वन। तो लेक वन जो है इसकी सैलिनिटी सबसे अधिक है। ये टर्की का लार्जेस्ट लेक है और ये कैसा लेक है, इसका जो वाटर है जो सलाइन सोडा है, यानी इसका पानी क्या है, खारा है, और ये इसमें बहुत सारे अलग अलग धाराओं से या स्ट्रीम से इसमें पानी बहकर इसमें आती है। उसके बाद देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेक के बारे में। तो एरिया के हिसाब से वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सा है, कैस्पियन सी है। ये यूरोप और एशिया के बाउंड्री के बीच में है। इसलिए ये जो लेक है जो लोकेटेड है यूरोप और एशिया के बीच में। लेक सुपीरियर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सरफेस एरिया के हिसाब बाई सरफेस एरिया ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर, जो कि कनाडा एंड यूएस के बॉर्डर पे लोकेटेड है। उसके बाद लेक विक्टोरिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। उसके बाद जो लेक बैकाल है वो वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, ये लोकेटेड है साइबेरिया, कहाँ, रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 51A में। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। तो इसमें है पार्ट 1, इसमें है द यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर्टिकल 36 to 51, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, पार्ट 5 द यूनियन आर्टिकल 52 to 151, पार्ट 6 द स्टेट्स आर्टिकल 152 to 237, पार्ट 9 पंचायत आर्टिकल 243 to 243O, आर्टिकल 9A म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243P to 243ZG, आर्टिकल 15 इलेक्शंस आर्टिकल 324 to 329A, आर्टिकल 17 लैंग्वेज इसका आर्टिकल है 343 to 351, आर्टिकल 18 इमरजेंसी प्रोविजंस इसका आर्टिकल है
352 टू 360। तो ये थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल्स। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लास्य स्टाइल से। तो इंडिया में जो भी क्लासिकल डांसेस हैं उसके दो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तांडव और एक लास्य। तो तांडव जो डांस होते हैं उसमें किस तरह से डांस किए जाते हैं, उसमें डांस जो होते हैं विगोरस होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं और रिदमिक होते हैं, यानी इसमें ज़्यादा बॉडी मूवमेंट किया जाता है और ये मेल डोमिनेटेड होता है और इसमें रिदम के साथ मूवमेंट किया जाता है तांडव स्टाइल में। और लास्य स्टाइल में क्या होता है, इसमें जो डांस होते हैं वो ग्रेसफुल होते हैं, फेमिनाइन होते हैं और एक्सप्रेसिव मूवमेंट होते हैं, यानी इसमें सौंदर्य के साथ डांस को किया जाता है। इसमें विमेन डोमिनेटेड होता है ये डांस और इसमें एक्सप्रेशन के साथ मूवमेंट किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि दोनों एस्पेक्ट्स के अलग अलग डांस कौन कौन से हैं। तो तांडव्स के हैं कौन कौन से, कथक, इसमें अलग अलग तांडव किया जाता है, जैसे कृष्णा तांडव, शिवा तांडव, रावण तांडव, ये सब किया जाता है। इसके बाद है मणिपुरी, जो कि मणिपुर में किया जाता है। तो मणिपुरी का जो चोलोम स्टाइल है उसमें क्या किया जाता है, तांडव स्टाइल में डांस किया जाता है, जिसमें कि मेल डांसर्स होते हैं और इसमें विगोरसली तांडव को करते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये भी तांडव स्टाइल में किया जाता है। इसमें तांडव कैसा किया जाता है, इसमें जो कृष्णा का जो तांडव डांस है कालिया पे, तो कालिया क्या है, एक स्नेक होता है, उस पे कृष्ण भगवान ने डांस किया था, तांडव किया था। उस तांडव को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में दिखाया जाता है, इसलिए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी तांडव स्टाइल में आता है। तो कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किस में आता है, तांडव स्टाइल में। अब देख लेते हैं लास्य स्टाइल का। तो इसमें मणिपुरी है इसमें भी, तो लेकिन जो मणिपुरी है उसका चोलोम स्टाइल आता है तांडव में। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो चोलोम स्टाइल था मणिपुरी का, वो था तांडव स्टाइल में, लेकिन जो मणिपुरी का जगोई स्टाइल है वो आता है लास्य स्टाइल में। इसमें फीमेल डांसर के द्वारा डांस किया जाता है और इसमें जेंटली क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है। उसके बाद मोहिनीअट्टम, इसमें भी विमेन के द्वारा किया जाता है, बॉडी के मूवमेंट को दिखाया जाता है ग्रेसफुली, तो मोहिनीअट्टम आता है लास्य स्टाइल में। उसके बाद है कथक, तो कथक में तांडव डांस भी होते हैं और लास्य स्टाइल में भी किया जाता है फीमेल के द्वारा, इसमें लव और डिवोशन को दिखाया जाता है जो कि लास्य स्टाइल में आता है। उसके बाद भरतनाट्यम है, इसमें भी भरतनाट्यम भी लास्य स्टाइल में आता है। तो कथक और भरतनाट्यम दोनों में कुछ कुछ अलग अलग डांसेस होते हैं, इसके कारण ये लास्य स्टाइल में भी आता है और तांडव स्टाइल में भी आता है, लेकिन जो मोहिनीअट्टम है ये सिर्फ किस में आता है, लास्य स्टाइल में। इसीलिए मोहिनीअट्टम का पूछा गया था क्वेश्चन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लास्य स्टाइल। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कवर किया एसएससी सीजीएल 2024 के जीके का क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, इसका ये सेट 5 था। तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी सीजीएल का ही सेट को डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।